Hello everyone, welcome to first year physics series and today's topic is significant figures. Significant figures को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे और एग्जाम्पल ये है कि हम इस एरो की मेजरमेंट लेना चाहते हैं एक इस 30 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से। आप सबसे पहले स्केल को समझ लेते हैं, ये याद रखिएगा 30 सेंटीमीटर इस पे लिखा हुआ है और ये सेंटीमीटर स्केल है, राइट। अब अगर मैं इसमें सिर्फ इतना हिस्सा ड्रॉ करूं, ठीक है, सिर्फ इतना हिस्सा, आप समझ लीजिए ये जूम हो चुका है, इतना हिस्सा हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर अगर लिखा है 0 और यहाँ पर लिखा है 1 के बाद सेंटीमीटर नहीं लिखा, लेकिन आपको पता है कि ये सेंटीमीटर स्केल है। तो अब हम इसको मजीद देख लेते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। तो ये 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब हर पार्ट जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है और इन अदर वर्ड्स इट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। लाइक अगर ये 0 है तो दिस इज 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज 0.2 सेंटीमीटर, दिस इज 0.3 सेंटीमीटर, then 0.4 centimeter, 0.5 centimeter, 0.6 centimeter, 0.7 centimeter, 0.8 centimeter, 0.9 centimeter and 1 centimeter and so on. तो मैं अगर कहूँ कि इस डिवाइस का, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, तो आप कहेंगे कि इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। ये वो कम से कम पैमाइश है जो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक्यूरेटली ली जा सकती है। तो अब हम इस एरो को मेजर करना चाहते हैं। अब अंदाजन इसकी लेंथ आती है 12 से 13 सेंटीमीटर के दरमियान की। तो मैंने इस स्केल का 0 से 12 तक का हिस्सा ड्रॉ नहीं किया, इसी तरह से 13 से ऑनवर्ड स्केल भी मैंने ड्रॉ नहीं किया। अब अगर मैं इस एरो को मेजर करना चाहूँ और फॉर एग्जाम्पल इसकी एक टिप 0 को टच करती दिखाई दे और दूसरी टिप आप देखें कि 7 को टच करती दिखाई दे, 12.7 को, तो आप कहेंगे कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 12.7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ऐसा ना होता, बल्कि इसकी एक टिप तो 0 को टच करती, स्केल के 0 को, और एक टिप 12.7 को टच ना करती बल्कि उससे थोड़ा आगे चली जाती, ठीक। अब इसका मिड पॉइंट 12.7 और 12.8 के दरमियान मिड पॉइंट जो वो यहाँ आता है, ये है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। लेकिन जो लेंथ आती है वो ये आ रही है। तो आप क्या अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है? आप ऐसे ही कह सकते हैं कि क्योंकि ये 12.7 और 12.8 के दरमियान वाला जो हिस्सा, जो ब्लैक लाइन से हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला हिस्सा इसको टच नहीं कर रही, इससे कुछ पीछे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अंदाजन कह लेंगे आपके ये 12.73 है। तो क्या ऐसा कहना सही होगा? जवाब है नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। इसका इससे क्या ताल्लुक है? लीस्ट काउंट अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है कि आप आफ्टर डेसिमल सिर्फ एक डिजिट लिख सकते हैं, सिर्फ एक डिजिट। 12.73 लिखना तो बिल्कुल गलत है। तो अब हम क्या कहें इसे? 12.7 कहें या 12.8 कहें, क्या कहें इसको, ठीक है। 12.7 सेंटीमीटर या 12.8 सेंटीमीटर, ये जनाब इसका मिड पॉइंट था। अगर इस मिड पॉइंट को टच करे या आप कह लें कि इससे आगे चली जाए, तो आप कहते कि 12.8 सेंटीमीटर है। फिर अगर ये 12.8 को भी टच करती तो तब भी आप ये कहते कि 12.8 है। लेकिन अगर ये इस मिड पॉइंट से पीछे पीछे रहे, यानी 12.8 और 12.7 के दरमियान जो मिड पॉइंट है उससे पीछे पीछे रहे, और 12.7 और 12.6 के दरमियान जो मिड पॉइंट है उससे आगे आगे रहे, ये जो मैंने ब्लू कलर से जिस हिस्से को मार कर रखा है, इतना हिस्सा इस रेंज के अंदर अगर आती है तो आप इस मेजरमेंट को 12.7 ही कंसीडर करेंगे, ठीक होगी बात। अब अगर इस मिड पॉइंट से पीछे पीछे रहती, यानी यहाँ कहीं आ जाती या यहाँ इस मिड पॉइंट से आगे आगे कहीं आ जाती, तो आप इसे इवन इस मिड पॉइंट को भी टच करती या इस मिड पॉइंट से आगे आगे कहीं आ जाती, तो आप इसे 12.6 सेंटीमीटर कंसीडर करते। तो अभी के लिए मेजरमेंट क्या है? क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें अलाउ करता है कि आप डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लिख सकते हैं, तो इस रॉड की जो मेजरमेंट है वो 12.8 तो हो नहीं सकती क्योंकि मिड पॉइंट से पीछे पीछे था।
12.7 को टच नहीं किया लेकिन 12.7 से आगे था, तो इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट 12.7 ही आएगी यहाँ पर, क्योंकि हम पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख सकते हैं और रूल्स के मुताबिक यहाँ 7 लिखा जाएगा, 8 नहीं लिखा जाएगा। तो 12 वो डिजिट हुआ जो मेरे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, और 7 वो डिजिट है जिसके बारे में मुझे डाउट है। कैसा डाउट? ऐसा डाउट कि अगर इस रॉड का या इस एरो का एक एज 0 को टच कर रहा है और दूसरा 12.7 को एग्जैक्टली टच कर रहा होता तब भी 12.7, इससे थोड़ा आगे चला जाता या थोड़ा पीछे चला जाता तब भी 12.7। तो जो 7 है ये मेरे पास, ये डाउटफुल डिजिट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? किसी भी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, जैसे कि हमारी मेजरमेंट में 12 एक्यूरेटली नोन डिजिट था, and the first doubtful digit are called significant figures। ठीक है, accurately known digits और पहला doubtful digit ये आपके पास मिलके कहलाते हैं significant figures। More number of significant figures in a measurement means more accurate the measurement is, right? अब हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं significant figures को लेके। पहला रूल नॉन जीरो डिजिट्स के हवाले से, आपके पास नॉन जीरो डिजिट कौन है? 1 से लेके 9 तक सारे के सारे डिजिट जो आपके पास नॉन जीरो डिजिट है। अब ये सारे डिजिट कैसे हैं? इनको हम सिग्निफिकेंट शुमार करते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई वैल्यू लिखी है 444, तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये सारे के सारे मिलके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो टोटल इस मेजरमेंट के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। अब अगर आपके पास नंबर होता 44.4, तब भी इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 1 से लेके 9 तक आप कोई भी डिजिट लिखें, किसी भी तरतीब में लिखें, जैसे आपने लिखा हो 654 फॉर एग्जाम्पल, 654, तो जनाब इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपके पास लिखा हो 11894, तो जनाब इसके अंदर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये तो रूल था, बहुत आसान रूल था, ये नॉन जीरो डिजिट्स के हवाले से था। आगे चले जाते हैं। जीरो के केस में क्या होगा? जीरो के केस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट, अगर जीरो आपका आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में। दूसरा, अगर जीरो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट पे। और तीसरा, अगर जीरो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट पे। तो 3 केसेस हो गए, 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो पहली पॉसिबिलिटी, अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आता है तो तब क्या होगा? ऐसा केस याद रखिए, जब जीरो दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो वो खुद इटसेल्फ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए कि जैसे मैं इस ज़ीरो के बारे में बात करें, तो इसके लेफ्ट पर भी और इसके राइट पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, तो ये इटसेल्फ सिग्निफिकेंट काउंट होगा। अब आपसे पूछा जाए इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 significant figures are there in this measurement. Okay, now इस पे देखते हैं, हमारे पास हम 3 जीरोस की बात करें, यहाँ पे 3 जीरोस हैं। इसको देखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो इसमें भी ये तीनों जीरोस जो हैं वो खुद भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5। तो दिस मेजरमेंट हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वो रूल था जो कि ज़ीरो डिजिट्स के हवाले से था, जब ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में मौजूद हो। अब एक और देखते हैं हम पॉसिबिलिटी, अगर ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट पे चला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो यहाँ देखिएगा, ये जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट पर, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके लेफ़्ट पर ये ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। अब इधर दोबारा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लिखा हुआ है 02.59। इसमें भी ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट पर है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। राइट पे अगर ज़ीरो आ जाए तब क्या होगा? तो राइट पे अगर ज़ीरो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्या है।
डेसिमल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। अगर लिखा है 3.510 और 7.4000, तो इसमें जो ये ज़ीरो है और इसमें जो ये ज़ीरोज़ हैं ये सारे राइट पर आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और ये डेसिमल फ्रैक्शन का केस है, तो ये सारे ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे 3.510, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0 सिग्निफिकेंट काउंट हो रहा है। इसी तरह से इस मेजरमेंट की बात करें, इस वाली की, तो इसमें आप कहेंगे कि इसके पास 3 0, 1 4 और 1 7 सारे के सारे मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी ये आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0 सिग्निफिकेंट काउंट हो रहे हैं। However, in integers केस, अगर इंटीजर्स का केस है, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा है 8000 kg, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन किया जाता है बाय द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर आपका जो मेजरिंग स्केल या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट यहाँ पर है 1 kg, तो इसका मतलब है इस मेजरमेंट में सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। लाइक अगर 8000 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इनको लिखने का तरीका ये होगा 8.000 एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होंगे। अब अगर इस लीस्ट काउंट को बढ़ा दें, आप 1 किलोग्राम के बजाय 10 किलोग्राम कर दें, तो यहाँ से 1 0 ड्रॉप हो जाएगा और आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे कम होके 4 से कम होके 3 हो जाएंगे। 1 0 आपने ड्रॉप कर दिया, अब आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचें। देखिएगा वैल्यू चेंज नहीं हो रही, पहले भी ये 8000 थी, अब भी ये 8000 ही है। आप यहाँ पावर देख लीजिए, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो अब आपके पास कम हो गए हैं, क्योंकि आपकी डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है वो बढ़ गया है। अब आगे आ जाइए, एक और चीज़, अगर मेजरमेंट आपने रिकॉर्ड की है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं अदर देन पावर ऑफ टेंस, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेजरमेंट रिकॉर्ड की गई है 8.70 एक्सपोनेंट 4, तो आप इसको हटा दीजिए, बाकी सारे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से देख लेते हैं जनाब। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कंप्यूटेशन आपने परफॉर्म करनी है, तो देखेंगे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर कौन सा, यानी जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। यहाँ देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। यहाँ देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। तो ये आपका जो है वो लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर हो गया। अब आप कैलकुलेटर लीजिए और इनको कंप्यूट कर लीजिए नंबर्स को, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा कंप्यूटेशन के बाद वो ये आ रहा है। ठीक है, ये रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। अब आपने देखा था कि जो आपका लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर था उसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो आपको अपने रिज़ल्ट को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ये रूल है आपका। सही है, तो अब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये इस तरह से राउंड ऑफ होगा 1.46, क्योंकि 1.457 था। अगर आप इस 7 को ड्रॉप करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास 1.46 हो जाएगी, और एक्सपोनेंट 3 एज इट इज़ रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर आपकी वैल्यू राउंड ऑफ होके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ जाएगी। ये है रूल आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से, कि आपने सबसे पहले देखना है कि लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर कितना है, आपकी कंप्यूटेशन का रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर के अंदर थे। बस इतनी आसान बात है ये। आगे चले जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से क्या है। तो यहाँ पर ये रूल है कि आपने देखनी है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। वहाँ पे आप देख रहे थे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। और अब चलें देख लेते हैं, आपने इस नंबर और इस नंबर को ऐड करना है। तो डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, इसमें आपके पास है 1, इसमें आपके पास है 2, इसमें आपके पास है 3। तो आपके रिजल्ट में एक, जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए, तो आपके रिजल्ट में 1 डेसिमल प्लेस ही आनी चाहिए। ठीक है,
तो अगर आपका रिज़ल्ट आता है 75.523 तो आप इसको राउंड ऑफ करके 75.5 लिखेंगे, क्योंकि यही रूल्स के अकॉर्डिंग है इसका रिज़ल्ट कि आपकी जो इनपुट डेटा की वैल्यूज़ थी उसमें जो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू थी, जितने उसमें डेसिमल प्लेसेस थे उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपके पास आपके रिज़ल्ट में आने चाहिए। ये है जनाब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से रूल। इसे आई होप कि एग्जाम्पल्स की मदद से ये आसान लगे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।